15 अप्रैल 1912 रात करीब 2:20 टाइटैनिक हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर में समा गया। 1500 से ज्यादा लोगों की मौत। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible of a ship like that to sink. आखिर टाइटैनिक क्यों डूबा? 90s की शुरुआत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर था और इंसानों को लगने लगा था कि अब वह कुछ भी बना सकता है, और उसी सोच में पैदा हुआ RMS टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जो सिर्फ बड़ा नहीं था बल्कि अपने समय का एक चलता फिरता सबसे बड़ा महल था। शानदार सीढ़ियाँ, स्विमिंग पूल, जिम्स, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट्स और लग्जरियस फैसिलिटीज़ जो उस दौर में किसी सपने से कम नहीं थे। इस दिग्गज जहाज को बनाने में लगे थे 26 महीने और करीब 3000 इंजीनियर्स की मेहनत, जो उस समय इसे बनाने की लागत $7.5 मिलियन में थी। आज के महंगाई के हिसाब से लगभग $400 मिलियन में जाती है। 10 डेक्स के साथ 882 फीट लंबा, जो 269 मीटर होता है, इतना बड़ा कि इसे समझने के लिए एक फुटबॉल मैदान साथ रखना पड़े। इस जहाज पर 2200 से ज़्यादा लोग ऑन बोर्ड थे, हर क्लास के लोग, फेमस पर्सनैलिटीज़, बड़े बड़े बिजनेसमैन और आम लोग जो अमेरिका में बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद लेकर इस सफ़र पर निकले थे। टाइटैनिक को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन और उसके चेयरमैन जे ब्रूस इसमे के दावे में इस जहाज को अनसिंकेबल बताया गया, जो धीरे धीरे यही बात लोगों के लिए सच्चाई बन गई कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई, जब कॉन्फिडेंस ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो रिस्क बढ़ जाती है। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड से टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो सबसे एक्सपीरियंस कैप्टन माना जाता था। समुद्र की लहरों को चीरता हुआ अपनी मैक्सिमम स्पीड 23 से 24 नॉट्स यानी करीब 42 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ता हुआ, जैसे उसे अपने अंजाम का कोई खबर ही ना हो। लेकिन अटलांटिक के इस शांति में छुपा था एक ऐसा खतरा जो किसी ने महसूस तक नहीं कर पाया। शुरुआती 4 दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। समुद्र शांत, मौसम साफ था और जहाज बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ रहा था। पैसेंजर अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे थे, क्रू अपने काम में बिजी था और किसी को अंदाजा तक भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। फिर 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ तक आइसबर्ग की वार्निंग पहुंची। कई मैसेज उन्होंने अपनी जेब में रख ली और सीरियस नहीं लिया। सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग रात के करीब 9:40 में SS मेसाब से आई, लेकिन कैप्टन तक नहीं पहुंची क्योंकि MSG मास्टर सर्विस ग्राम आगे नहीं लगा था। उस समय MSG का मतलब होता था कि मैसेज सीधा कैप्टन को देना जरूरी है, लेकिन प्रीफिक्स ना होने की वजह से ऑपरेटर ने उसे एक आम मैसेज समझा और उसे कैप्टन तक तुरंत नहीं पहुंचाया। इस तरह अधूरी इन्फॉर्मेशन, जिससे कैप्टन स्मिथ ने स्पीड कम नहीं की। उस समय कैप्टन स्मिथ पर यह भी प्रेशर था कि शिप तेज रहे ताकि व्हाइट स्टार लाइन की रेपुटेशन मजबूत रहे और RMS ओलंपिक जितनी परफॉर्मेंस दिखा सके, और इसी वजह से टाइटैनिक 22 नॉट्स की स्पीड से आगे बढ़ता रहा, जबकि आगे आइसबर्ग की वार्निंग पहले ही मिल चुकी थी। अंधेरी रात, समुद्र बहुत शांत था, जिससे आइसबर्ग देखना मुश्किल हो गया। फ्रेडरिक फ्लेट का काम था सामने खतरा देखना, लेकिन उसके पास बाइनोकुलर नहीं थी। एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक की वजह से बाइनोकुलर की लॉकर की चाबी उपलब्ध नहीं थी। इसी वजह से लुक आउट फ्रेडरिक फ्लेट अंधेरी रात में अपनी आंखों से देख रहे थे, जिससे आइसबर्ग की कॉन्ट्रास्ट कम दिखा और आइसबर्ग अचानक सामने आया। रात करीब 11:40 फ्रेडरिक फ्लेट ने अचानक आइसबर्ग देखा। उन्होंने तुरंत 3 बार बेल बजाई। नेविगेशन ऑफिसर्स को कांटेक्ट किया गया। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मोर्ट्रेस ने तुरंत आदेश दिया, शिप को टर्न करो, इंजन्स रिवर्स करो, लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा था। लगभग 37 सेकंड्स बाद आइसबर्ग जहाज से टकरा गया। टाइटैनिक आइसबर्ग से सीधा नहीं टकराया, बल्कि साइड से स्क्रैप हुआ। टाइटैनिक के नीचे वाले हिस्से में डबल बॉटम बनाया गया था, मतलब जहाज के बॉटम में स्टील की 2 परतें थी। सोच ये थी कि अगर जहाज नीचे से या चट्टान या आइसबर्ग से टकरा जाए तो बाहरी लेयर डैमेज हो जाए, लेकिन अंदर की लेयर जहाज को बचा ले।
यानी एक तरह का बैकअप प्रोटेक्शन। उस समय के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी काफी मॉडर्न मानी जाती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी टाइटैनिक नीचे से नहीं टकराया, बल्कि आइसबर्ग ने इसे साइड से स्क्रैप किया और साइड में फुल डबल हुल नहीं था, यहीं से पानी जाना शुरू हुआ। टाइटैनिक को डिजाइन करते समय इंजीनियर्स ने उसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए थे। उस कंपार्टमेंट्स का काम था अगर जहाज के किसी हिस्से में पानी भर जाए तो बाकी हिस्से पानी को आगे जाने से रोक सके। डिजाइन के हिसाब से अगर 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी भर जाए तो भी जहाज नहीं डूबेगा, और इसी वजह से टाइटैनिक अनसिंकेबल माना जाता था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब आइसबर्ग से टक्कर के बाद 4 नहीं बल्कि 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगे। शिप डिजाइनर थॉमस एंड्रूज के इंस्पेक्शन के बाद कंफर्म किया शिप सिंक करेगा। एस्टिमेटेड टाइम 2 से 3 घंटे। अब फोकस सर्वाइवल पर था। वायरलेस रूम से तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए। वायरलेस ऑपरेटर थे जैक फिलिप्स और हॉर्ल ब्रीड। पहला सिग्नल भेजा गया CQD मतलब कम क्विक डेंजर, फिर भेजा गया SOS। ये नया इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल था। शिप की लोकेशन बार बार ट्रांसमिट की गई ताकि आसपास के जहाज मदद के लिए आ सके, और इसी बीच कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने आदेश दिया, प्रोटोकॉल के हिसाब से लाइफ बोट पर सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को बिठाओ। लेकिन टाइटैनिक पर ज्यादातर लोग डर के बजाय कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उनको भरोसा था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता। पहला लाइफ बोट जिसमें 65 लोग बैठ सकते थे उसमें सिर्फ 28 लोग ही गए। बोट आधा खाली ही लॉन्च हुई। धीरे धीरे पानी एक एक करके केबिन्स में भरने लगा। टाइटैनिक झुकने लगा और लोगों को एहसास हुआ कि शिप सच में डूब सकती है। रात के करीब 1 बजे तक फ्रंट वाले कंपार्टमेंट्स पानी में डूब चुके थे और पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठ गया। लोग लाइफ बोट में जगह पाने के लिए फाइट करने लगे। 20 लाइफ बोट्स थी जिसमें सिर्फ 1200 लोग बैठ सकते थे, लेकिन जहाज पर लगभग 2200 लोग थे। रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी गई, लेकिन तब तक 1500 लोग जहाज पर थे। कुछ लोग अपनी किस्मत मान चुके थे और कुछ अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। रात के 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। हर तरफ खौफ और दहशत फैला था। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था और कई लोग हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अंत तक स्टीयरिंग व्हील पर बने रहे और जहाज के साथ डूब गए। टाइटैनिक डूब रहा था। मदद के सिग्नल्स भेजे जा रहे थे, लेकिन कुछ ही दूर पर मौजूद एक जहाज खामोश क्यों रहा। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो क्रूज ने डिस्ट्रेस रॉकेट आसमान में छोड़े, लेकिन ये सिर्फ सिग्नल नहीं थे, ये थे आखिरी उम्मीद की रोशनी। करीब में मौजूद SS कैलिफोर्निया सिर्फ 10 मील दूर ने ये रॉकेट तो देखा, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि टाइटैनिक में सेलिब्रेशन और पार्टी चल रही होगी। समुद्र अंधेरा, जहाज डूब रहा है, लोग मरने के कागार पर। मदद पास में मौजूद, लेकिन नजरअंदाज कर दी गई। लेकिन एक शिप कारपेथिया करीब 58 मील दूर, जिसका कैप्टन आर्थर रोस्टन मदद के लिए बढ़ी। वायरलेस सिग्नल मिलने के तुरंत बाद उन्होंने आदेश दिया अपने क्रूज से, कोल्ड फ्रीजिंग वाटर बर्फीली हवाओं के बीच अपनी जहाज की स्पीड तेज बढ़ाओ। मैक्सिमम स्पीड 17 नॉट्स की रफ्तार पकड़ी। हर वेव से लड़ते हुए वे टाइटैनिक की तरफ बढ़ रहे थे। एक एक इमरजेंसी सिग्नल लाइट उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण बन गई थी। जब कारपेथिया टाइटैनिक के करीब पहुंचा, सर्वाइवर्स की हालत दिल दहला देने वाली थी। फ्रोजन, ट्रेम्बलिंग, शॉक में वोमेन, बच्चे, बुजुर्ग सभी लाइफ बोट में स्ट्रगल कर रहे थे। एक ही रात में 1500 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए खो गए। परिवार टूटे, हंसी रुक गई और समुद्र ने अपनी ठंडी लहरों में सब कुछ निगल लिया। और RMS कारपेथिया ने रॉप्स लेडर से धीरे धीरे करके 700 लोगों को बचाया, लेकिन उनकी आंखों में डर और सदमा था। बहुत से लोग अब लौटेंगे नहीं। सबों को हैलिफैक्स लाया गया और कुछ को समुद्र में ही अंतिम विदाई दी गई। इस दर्द ने दुनिया को झकझोर दिया और नया रूप बना। हर शिप पर सफिशिएंट लाइफ बोट और 24 आवर रेडियो मॉनिटरिंग। ओवर कॉन्फिडेंस टाइटैनिक, जिसे अनसिंकेबल माना गया था, वो सिर्फ 3 घंटों में हमेशा के लिए अटलांटिक ओशियन में समा गया।